नमस्कार बच्चों, आकाश हिंदी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक अग्रवाल आज फिर से आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जेईई मेंस की मेन सीरीज़, जिसके अंदर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं रिलेशन फंक्शन और आईटीएफ से रिलेटेड कुछ आए हुए क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कैपिटल एक्स हमारे पास है, इफ कैपिटल एक्स इक्वल्स टू 4n-3 n -1 n नेचुरल। तो n की वैल्यू नेचुरल में से रिप्लेस करना शुरू करते हैं। तो देखो n की वैल्यू 1 रिप्लेस करेंगे तो 4 4 -3 -1, तो ये नंबर बन जाएगा अपने पास 0। n की वैल्यू 2 रिप्लेस करते हैं तो 16 -6 -1, तो ये अपने पास आ जाएगा 9। n की वैल्यू 3 रिप्लेस करते हैं तो ये 64 -9 -1, तो ये अपने पास बन जाएगा 54। और इस तरीके से ये नंबर्स आने लग जाएंगे। जबकि अगर हम कैपिटल y को अगर हम चेक करें तो कैपिटल Y 9 टाइम्स ऑफ n -1 है। अब 9 टाइम्स ऑफ n -1 में n की वैल्यू नेचुरल रिप्लेस करेंगे तो n की वैल्यू 1 रिप्लेस करें तो 0, 2 रिप्लेस करें तो 9, 3 रिप्लेस करें तो ये आपके पास 18, सो ऑन। तो अब इसमें हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो y है उसमें 9 के सारे मल्टीपल्स आने वाले हैं, जबकि जो कैपिटल x है उसमें 9 के मल्टीपल्स तो आएंगे पर सेलेक्टेड मल्टीपल्स आएंगे। तो इसलिए डेफिनेटली यहाँ से हम क्लेम कर सकते हैं कि जो कैपिटल x है वो सबसेट ऑफ कैपिटल y है। कैपिटल x के सारे एलिमेंट y में अवेलेबल है तो कैपिटल x सबसेट ऑफ y। तो फिर उस केस में x यूनियन y किसके इक्वल हो जाएगा, अपने पास y के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके का एक सिंपल क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स में। चलें बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इसमें क्वेश्चन हमें गिवन है, ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, फंक्शनल इक्वेशन से रिलेटेड। अब इस क्वेश्चन में गिवन है कि f ऑफ x प्लस ट्वाइस f1/x इक्वल्स टू 3x, x नॉट इक्वल्स टू 0, और सेट s इज द सेट ऑफ x बिलोंग्स टू R सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू। तो फिर बताना है कि s इज एन एम्प्टी सेट कंटेन्स एग्जैक्टली, है ना। तो ये ऑप्शन है हमारे पास। तो चलो s को फाइंड करने के लिए हमें f ऑफ x को f ऑफ माइनस x के इक्वल करना है, और उसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल f ऑफ x फाइंड करना पड़ेगा। तो फंक्शनल इक्वेशन का क्वेश्चन है। अब देखो f ऑफ x फाइंड करने के लिए हमें डेटा क्या गिवन है, तो इनिशियल डेटा गिवन है f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस ट्वाइस f ऑफ 1/x इक्वल्स टू 3x। तो इस तरीके के फंक्शनल इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रिप्लेसमेंट प्रॉपर्टी को यूटिलाइज करते हैं। तो यहाँ पर हम x को रिप्लेस कर देते हैं बाय 1/x, तो ये बन जाएगा आपके पास f1/x प्लस ट्वाइस f ऑफ x और इज इक्वल्स टू 3/x। अब इसमें हमें f ऑफ x फाइंड करना है, तो ये हम लोग एलिमिनेट कर लेते हैं। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ट्वाइस f1/x प्लस 2 टू ज़ 4 टाइम्स ऑफ fx और इक्वल्स टू ये 3 टू ज़ 6/x। और अब इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं आपस में। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट करो, तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस करूंगा तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। 4fx माइनस fx 3 टाइम्स ऑफ fx और इक्वल्स टू, और राइट साइड में हमारे पास सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर रहे हैं तो 6/x माइनस 3x। इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं तो फंक्शन क्या आ जाएगा अपने पास, 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/x माइनस x, ये अपने पास फंक्शन आ गया। अब इस फंक्शन को लेकर हम इस इक्वेशन में चलते हैं। तो देखो हमें क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू f ऑफ माइनस x। तो f ऑफ x क्या है अपने पास, 2/x माइनस x, 2/x माइनस x और इक्वल्स टू, और f ऑफ माइनस x, तो इसमें x की जगह माइनस x रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास 2/-x यानी कि माइनस 2/x, और x की जगह माइनस x रखेंगे तो ये प्लस x हो जाएगा। अब इन सबको इधर लिया तो ये इस साइड और ये साइड शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा आपके पास 4/x और इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 2x। ये 2 से कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, तो यहाँ से x² की वैल्यू क्या आ गई 2, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या होगी अपने पास प्लस माइनस √2। तो हाउ मेनी वैल्यूज़ ऑफ x आर देयर इन टोटल, तो s में कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, x की 2 वैल्यूज़ आ रही हैं हमारे पास। तो वी कैन से कि s कंटेन्स एग्जैक्टली 2 एलिमेंट्स, सो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो डोमेन से रिलेटेड कई तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे पास आती हैं क्वेश्चंस मेंस लेवल पर। देखो इस फंक्शन का मैं डोमेन फाइंड करना है। अच्छा डोमेन हम समझते हैं, डोमेन मतलब x की वैल्यूज़, पर ऐसी x की वैल्यूज़ जिस पर ये फंक्शन डिफाइन हो। तो फंक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें पता है कि यार ये डिनोमिनेटर में 0 होने से रोकना पड़ेगा। तो मतलब हमें बोलना पड़ेगा कि 4 - x² कैन नॉट इक्वल्स टू 0। एंड वन मोर थिंग वी हैव टू से कि ये जो लॉग है, कंडीशन क्या होती है लॉग को डिफाइन करने के लिए, कि जो लॉग का इनपुट होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो मतलब x³ माइनस x शुड पॉजिटिव। अब यहाँ से तो हमें क्लियरली पता चल रहा है कि x कैन नॉट बी x² नॉट इक्वल्स टू 4, इट मीन्स x नॉट इक्वल्स टू +-2। और यहाँ से अगर हम देखें तो ये वेविकॉव मेथड से सॉल्व हो जाएगा। इनइक्वालिटी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x² - 1 शुड पॉजिटिव। इसको फर्दर फैक्टराइज करेंगे तो x इंटू x माइनस 1 मल्टीप्लाई विद x प्लस 1 शुड पॉजिटिव। और x की वैल्यूज़ को मार्क करें नंबर लाइन पर, तो x की वैल्यू 0, 1 और -1, और राइट साइड में 0 है, लेफ्ट में लीनियर फैक्टर x कोफिशिएंट पॉजिटिव, तो राइट मोस्ट साइड में प्लस साइन और फिर साइन चेंज प्लस माइनस वीवी का मेथड बेसिक।
और हमें लेना कौन सा पोर्शन है, पॉजिटिव पोर्शन पिक करना है, तो इसका मतलब x की वैल्यूज़ या तो -1 से 0 के बीच में होंगी या फिर 1 के बाद। तो फाइनली x की वैल्यूज़ इस वाले केस में क्या आ जाएंगे, x बिलोंग्स टू -1 से 0, -1 to 0 ओपन इंटरवल और यूनियन 1 to इन्फिनिटी। अब इसमें और इसमें इंटरसेक्शन लेना है, एंड मतलब क्या हो गया, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन मतलब ये +-2 यहाँ से एलिमिनेट कर देते हैं। अब देखो इसमें -2 तो आ ही नहीं रहा, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसमें से +2 एक्सक्लूड करना है। अब +2 एक्सक्लूड करेंगे तो डोमेन क्या हो जाएगा, +2 एक्सक्लूड करेंगे तो डोमेन हो जाएगा अपने पास -1 से 0, ये तो रहेगा एज इट इज, और यूनियन, और 1 से इन्फिनिटी में से 2 एक्सक्लूड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1 से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। भाई 2 एक्सक्लूड करना है तो 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, -1 से 0, 1 से 2, 2 से इन्फिनिटी मीन्स फोर्थ ऑप्शन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में हमें फंक्शन डिफाइन कर रखा है फ्रॉम r टू दिस इंटरवल, और फंक्शन की डेफिनेशन दे रखी है x/1 + x²। बताना है कि ये इन्वर्टिबल है, इंजेक्टिव है, नॉन सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव, नॉन इंजेक्टिव, नाइदर इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। अच्छा, इन्वर्टिबल होने का भी मतलब है कि 1 1 on 2, 1 1 एंड ऑन 2। इंजेक्टिव होने के लिए 1 1 on 2 होना ज़रूरी है, मतलब हमें कंप्लीटली इसकी इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी की जो है कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। अच्छा देखो, इस फंक्शन को सबसे पहले इंजेक्टिविटी के लिए चेक करें। अगर हम इंजेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं इसको, तो देखो फंक्शन को क्या मैं रीराइट कर सकता हूँ, अगर मैं इसको x से डिवाइड कर दूँ तो ये क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1/x + 1/x। और अब इसकी ऑब्जर्वेशन से मैं समझ में आ रहा है कि इसमें अगर मैं x की वैल्यू 2 रखूँ तो f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 + ½ मतलब कुल मिलाकर ये हो जाएगा 2/5। और अगर हम f 1/2 भी रखें इसके अंदर x की जगह पर, तो 1/2 रखेंगे तो 1/1/2 + 2, तो सेम क्वांटिटी आने वाली है, मतलब 2/5। तो इसका मतलब दो डिफरेंट इनपुट हम रख रहे हैं और एक सेम आउटपुट आ रहा है, तो फंक्शन शुड बी मैनी टू वन। मैनी टू वन मतलब नॉन इंजेक्टिव। तो नॉन इंजेक्टिव मतलब हमारे पास जो आंसर है वो ये ऑप्शन डिलीट हो गया, ये भी ऑप्शन डिलीट हो गया। अब ये नॉन इंजेक्टिव मतलब ये पॉसिबल है और ये भी पॉसिबल है। अब सर्जेक्टिविटी और चेक कर लेते हैं, मतलब ऑन टू नेस चेक कर लेते हैं इसकी। ऑन टू नेस के लिए रेंज निकालना पड़ेगा, तो चलो फंक्शन की रेंज निकालने चलते हैं। अच्छा देखो फंक्शन है क्या हमारे पास, फंक्शन है f(x = x/1 + x²। और इस फंक्शन का डोमेन क्या दे रखा है, तो हमें डोमेन डिफाइन कर रखा है फ्रॉम r टू क्लोज -1/2 से 1/2। तो मतलब हम इसका रेंज फाइंड करें और अगर ये कोडोमेन से मैच कर जाएगा तो फंक्शन ऑन टू हो जाएगा, अगर मैच नहीं करता है तो ये फंक्शन नाइदर सर्जेक्टिव नॉर इंजेक्टिव हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें x = 0 रख के f0 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f0 की वैल्यू तो 0 आ रही है। अब अगर x नॉन ज़ीरो है, अगर हम ये मान लें कि x नॉन ज़ीरो है, तो क्या हम इस फंक्शन को ऐसे लिख सकते हैं कि फंक्शन विल बी इक्वल्स टू 1/x से डिवाइड करते रहो। तो x से डिवाइड करते हैं तो ये x + 1/x। अब हम ये जानते हैं इस डेटा के लिए कि x + 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 इफ x पॉजिटिव। तो इसका रेसिप्रोकल करूँ तो 1/x + 1/x इज लेस देन 1/2। और हम ये भी जानते हैं कि x + 1/x इज लेस देन और इक्वल्स टू -2 इफ x नेगेटिव। भाई अगर x 0 नहीं है, अगर x नॉन ज़ीरो है तो या तो x पॉजिटिव होगा या फिर x नेगेटिव होगा। x पॉजिटिव पर ये जो हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है 1/x + 1/x जिसको हम फंक्शन बोल रहे हैं, ये फंक्शन हमारा 1/2 से स्मॉलर है। और जब x नेगेटिव होगा तो x + 1/x लेस देन -2 होता है, तो इसका रेसिप्रोकल है, तो 1/x + 1/x ये ग्रेटर देन हो जाएगा -1/2 से, मतलब फंक्शन हमारा -1/2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, -1/2 से ग्रेटर और 1/2 से स्मॉलर और इंक्लूजन ऑफ 0। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, क्लोज -1/2 से +1/2। ये आपके पास फंक्शन की रेंज आ जाएगी। और रेंज ऑफ फंक्शन देखो कोडोमेन से मैच कर रहा है, तो फंक्शन शुड बी विल बी ऑन टू। और फंक्शन अगर ऑन टू है और नॉन इंजेक्टिव हो ही चुका था, तो ऑन टू और नॉन इंजेक्टिव मतलब सर्जेक्टिव बट नॉट इंजेक्टिव, तो आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि tan इनवर्स y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x + tan इनवर्स 2x/1 - x², वेयर mod x इज लेस देन 1/√3, देन अ वैल्यू ऑफ y। और y के लिए ये ऑप्शन गिवन है हमें। तो अगर हम देखें tan इनवर्स y को, तो ये tan इनवर्स y tan इनवर्स x + tan इनवर्स 2x/1 - x² है। अब ये tan इनवर्स x तो ठीक है, पर हम ये जानते हैं कि tan इनवर्स 2x/1 - x² को हम लोग लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x। ये हमारे लिए एक फॉर्मूला होता है 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स 2x/1 - x²। तो कुल मिलाकर tan इनवर्स y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 3 tan इनवर्स x के। और 3 tan इनवर्स x को अगर हम फॉर्मुलेट करें तो ये हो जाएगा tan इनवर्स
3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। और ये किसका रिजल्ट है? tan इनवर्स y का। अगर हम दोनों तरफ से tan अप्लाई कर लें, tan इनवर्स हटा दें, तो यहाँ से y की एक वैल्यू क्या आ जाएगी? तो y की वैल्यू आ जाएगी 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। इट मीन्स द फर्स्ट ऑप्शन इट विल बी आंसर। तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है, ITF का क्वेश्चन है, और इसमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक बहुत क्लासिक क्वेश्चन है, सिंपल फॉर्मेट होता है, पर क्वेश्चन को देखकर चलिए करते हैं शुरू। एक बार क्या क्वेश्चन बोलना चाह रहा है हमसे? तो ये क्वेश्चन हमसे बोलना चाह रहा है कॉट ऑफ कॉसेक इनवर्स 5/3 प्लस tan इनवर्स 2/3, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरीके के क्वेश्चंस जितने भी होते हैं हमारे पास, हम इन सारे क्वेश्चंस में जितने भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं उनको tan इनवर्स में कन्वर्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सबसे पहले हम इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब कॉसेक इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं, और हमें पता है कि कॉसेक इनवर्स होता है PBP ओवर HHB से हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये हमारे लिए हाइपोटेनियस हो जाएगा 5 और परपेंडिकुलर 3 हो जाएगा, तो बेस कितना आ जाएगा 4। चलो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स में लिखना शुरू करते हैं। तो कॉट ऑफ tan इनवर्स, अच्छा tan इनवर्स में लिखें तो हमें लिखना है PBP ओवर HHB से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 3/4 और प्लस tan इनवर्स 2/3 एज इट इज़। ये तो ऑलरेडी tan इनवर्स में। अच्छा अब यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा लेते हैं tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, और हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले को अगर यहाँ यूटिलाइज करें तो कॉट ऑफ ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x प्लस y मतलब 3/4 प्लस 2/3 अपॉन 1 माइनस 3/4 x इंटू वाई यानी कि 2/3। चलो तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा अपने पास कॉट ऑफ tan इनवर्स। अच्छा अब ये न्यूमरेटर में क्या हो गया? तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं, तो 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा अपने पास, है ना। तो ये 3 3 9 और 8 17, तो ये अपने पास 17 बाय, और एलसीएम कितना लिया था अपन ने? 12। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा? तो डिनोमिनेटर में हो जाएगा 3 2 6 अपॉन 12, तो 12 माइनस 6 यानी कि 6/12 आ जाएगा, राइट ना। तो ये अपने पास आ जाएगा। तो अब इस केस में ये 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर क्या हो रहा है? ये क्या क्वेश्चन बन रहा है? कॉट ऑफ tan इनवर्स क्या बन गया? 17/6। अब ये 17/6 tan इनवर्स में है, तो इसको हमारे पास बाहर आउटसाइड में कौन सा फंक्शन लगा हुआ है? कॉट फंक्शन लगा हुआ है, तो हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं कॉट इनवर्स में। अच्छा अब इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लें तो ये कॉट ऑफ, अच्छा इसको कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करें तो ये कॉट इनवर्स ऑफ रिवर्स हो जाएगा रेसिप्रोकल tan इनवर्स को, तो ये हो जाएगा 6/17। और हम जानते हैं कि कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएंगे, तो फाइनली द आंसर विल बी 6/17। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 6/17 मीन्स सेकेंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स x/5 प्लस कॉसेक इनवर्स 5/4 इज इक्वल्स टू π/2। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये भी। देन वैल्यू ऑफ x। अच्छा अब इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी, तो हम एक काम करते हैं इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स x/5, थोड़ा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे, है ना। जितने भी क्वेश्चंस हम डिज़ाइन करते हैं वो सब जो आते हैं, है ना, वो सब कुछ ऑब्जर्वेशनल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अच्छा कॉसेक इनवर्स को अगर हम देखें तो हम इसको साइन इनवर्स क्या लिख सकते हैं? 4/5। साइन इनवर्स 4/5, कॉसेक इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट करें तो सबसे पहले ये क्या बन जाएगा? 4/5 और इक्वल्स टू π/2। अच्छा इस साइन इनवर्स को इधर ले आते हैं, तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा कि साइन इनवर्स x/5 इज इक्वल्स टू, अब ये साइन इनवर्स उस साइड जाएगा तो π/2 माइनस साइन इनवर्स, और हम जानते हैं कि π/2 माइनस साइन इनवर्स क्या हो जाएगा? कॉस इनवर्स 4/5। अच्छा कॉस इनवर्स आ गया, तो अब यहाँ साइन इनवर्स है लेफ्ट साइड में, इधर कॉस इनवर्स है, तो मैं इस कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर वापस से एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं हम लोग, और राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। तो कॉस इनवर्स का मीन्स क्या होता है? बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस अपना पास 4 हो गया, हाइपोटेनियस 5, तो परपेंडिकुलर 3। तो इसलिए इस क्वेश्चन में साइन इनवर्स x/5 विल बी इक्वल्स टू, और इसको साइन इनवर्स में अगर हम लिखें, साइन इनवर्स में अगर हम लिखें तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस मतलब 3/5। अब दोनों तरफ हम साइन इनवर्स से एलिमिनेट कर दें या दोनों तरफ साइन अप्लाई कर दें, तो यहाँ से सिंपली हम ये बोल पाएंगे कि x/5 किसके इक्वल होगा बेटो? 3/5। 5 से 5 कैंसिल हो गया, तो फाइनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी x इक्वल्स टू 3, और हमें x की ही वैल्यू फाइंड करनी थी। सो द वैल्यू ऑफ x विल बी 3 फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए
तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं हमारे पास। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू 2 साइन इनवर्स ए हैज़ अ सॉल्यूशन 4, है ना। तो इसका मतलब ये ऑप्शंस जो हैं, देखो इसको देखें तो ये मॉड्यूलस ए पर ऑप्शंस बना रहा है, ए की वैल्यूज मॉड्यूलस ए, तो साइन इनवर्स एक्स 2 साइन इनवर्स ए के एक इक्वल है। अब देखो यहाँ पर x की वैल्यू पर कोई कमेंट नहीं है, हमसे पूछा जा रहा है हैज़ अ सॉल्यूशन 4, तो x की वैल्यू होनी चाहिए, a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू फाइंड करनी है सो दैट कि x का सॉल्यूशन हमारे पास आ जाए, सॉल्यूशन ऑफ x आ जाए हमारे पास। अब x का कोई सॉल्यूशन आएगा मान लो, तो x जो भी आएगा वो हमें पता है वो -1 से 1 के बीच में हो सकता है, साइन इनवर्स x का डोमेन। तो इसलिए साइन इनवर्स x जो भी होगा अपने पास उसकी रेंज हो जाएगी -π/2 से +π/2 के बीच में। और अगर ये इक्वेशन होल्ड होती है, वैलिड होती है, तो इसके लिए इन दोनों को इक्वेट होना पड़ेगा। तो इसका मतलब जिस इंटरवल में साइन इनवर्स एक्स लाई कर रहा है उसी इंटरवल में 2 साइन इनवर्स ए को लाई करना पड़ेगा। मीन्स 2 साइन इनवर्स ए इज ऑल्सो इज बिलोंग्स टू -π/2 से +π/2। तो इसका मतलब जो साइन इनवर्स ए आएगा इसमें 2 से डिवाइड करते हैं तो ये हो जाएगा अपने पास फ्रॉम -π/4 टू +π/4, 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं तो ये साइन इनवर्स ए का रेंज आ जाएगा। अब साइन इनवर्स ए आ गया तो हमें ए की वैल्यू पर काम करना है, हैज़ अ सॉल्यूशन 4 और ए के लिए ऑप्शन, तो ए की वैल्यूज़ पर काम करना है तो हम इसमें साइन अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, फ्रॉम माइनस साइन π/4 की वैल्यू 1/√2 से +1/√2। तो मतलब ए की वैल्यूज़ का इंटरवल आ गया हमारे पास -1/√2 से +1/√2। तो इस वजह से हम लोग लिख सकते हैं कि जो मॉड्यूलस ए होगा, जो मॉड्यूलस ए होगा वो लेस होगा किससे, फ्रॉम +1/√2। तो मॉड्यूलस ए इज लेस देन 1/√2 विल बी इट्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तो ये भी एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बेहतरीन प्रॉब्लम है। देखो द वैल्यू ऑफ x फॉर विच साइन ऑफ कॉट इनवर्स 1 + x इक्वल्स टू कॉस ऑफ tan इनवर्स x, तो वो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। अब देखो ये x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो 1 + x इसका कॉट इनवर्स, ये जो भी होगा वो एक एंगल होगा, तो साइन थीटा इक्वल्स टू कॉस फाई, ऐसा कोई सिचुएशन वो भी एक एंगल होगा। अब ये कॉट इनवर्स है तो अगर हम यहाँ इससे पहले कॉट बना दें किसी भी तरीके से तो कॉट ऑफ कॉट इनवर्स हट जाएगा। अब ये कॉट बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसका दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो साइन स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स 1 + x इक्वल्स टू वी कैन राइट कॉस स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x। अच्छा मैंने स्क्वायरिंग क्यों करी मैं बस समझाता हूँ अभी। एक्चुअली हम लोग चाहते हैं कि कॉट इनवर्स से पहले कॉट आ जाए, तो अगर मैं साइन स्क्वायर कर दूंगा तो अब इसको मैं कॉसेक स्क्वायर बना पाऊंगा और कॉसेक स्क्वायर से कॉट स्क्वायर ला पाएंगे और कॉट आ जाएगा तो फिर ये कॉट ऑफ कॉट इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये साइन स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स 1 + x इक्वल्स टू आ गया। अब इसका दोनों तरफ हम रेसिप्रोकल लेते हैं, तो टेकिंग रेसिप्रोकल तो रेसिप्रोकल अगर हम लेते हैं तो साइन स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा तो एज इट इज रहेगा कॉट इनवर्स 1 + x, और इधर कॉस स्क्वायर का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x। अच्छा ये कॉसेक स्क्वायर कॉट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, पर हम तो बोल रहे थे कि कॉट इनवर्स से पहले कॉट लिया, तो इस कॉसेक स्क्वायर को हम लोग क्या, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 + कॉट स्क्वायर इज कॉसेक स्क्वायर, तो कॉसेक स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं 1 + कॉट स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स 1 + x। और ऐसे सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 + tan स्क्वायर ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है, अब बहुत साइड हम 1 ये कैंसिल कर आउट कर देते हैं। अब ये कॉट स्क्वायर ऑफ कॉट इनवर्स हो गया, तो ये कॉट ऑफ कॉट इनवर्स तो एक दूसरे से एलिमिनेट हो जाएगा। तो फाइनली वी कैन से इट कैन रिटर्न एज 1 + x का होल स्क्वायर और इज इक्वल्स टू, और राइट साइड में भी यही होगा कि 10 से tan इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर, 1 + x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर। अच्छा इसका होल स्क्वायर एक्सपेंड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 + x स्क्वायर + 2x और इक्वल्स टू x स्क्वायर, और ये सिंपली अब सॉल्व होकर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1/2। तो ये हमें वो x की वैल्यू मिल गई जो हमें पूछी जा रही थी। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि इफ x, y, z आर इन AP एंड tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z आर ऑल्सो इन AP, है ना। तो ये 2 APs हैं हमारे पास और फिर बताना है कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ट्रू है। तो अगर x, y, z AP में है तो वी कैन से कि भाई y - x इक्वल्स टू z - y फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। मतलब ये AP में तो डिफरेंस कॉमन चल रहा होगा, और यहाँ पर भी अगर ये तीनों टर्म्स AP में है तो यहाँ पर भी हम लोग बोल सकते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस सेम आएगा। मतलब वी कैन से कि tan इनवर्स y - tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स z - tan इनवर्स y।
ऐसा हम बोल देते हैं tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स। अब चलिए फॉर्मूले अप्लाई कर लेते हैं। हमें पता है कि tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये बन जाएगा y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई एक्स इज इक्वल्स टू, और ये इधर आ जाएगा tan इनवर्स z माइनस वाई अपॉन 1 प्लस जेड वाई। अच्छा, बहुत साइड हम tan इनवर्स एलिमिनेट कर लेते हैं या tan अप्लाई कर देते हैं बहुत साइड। तो ये यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी कि y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू जेड माइनस वाई अपॉन 1 प्लस वाई जेड। अच्छा, हम वैसे तो हम y माइनस एक्स से y माइनस एक्स से जेड माइनस वाई, क्योंकि हमें पता है ये दोनों बराबर हैं तो इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। पर अगर ये जीरो हो गए, अगर, क्योंकि ये डिफरेंस जीरो भी हो सकता है, तो इसलिए लेट ही सपोज कि मान लो ये डिफरेंस d है ना, तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि y माइनस एक्स को क्या लिखा जा सकता है, d। तो ये हो जाएगा d अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, है ना। ये हम लोगों ने लेट कर लिया कि लेट दिस डिफरेंस इज d। तो d अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा, d अपॉन 1 प्लस वाई जेड। अच्छा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा d इंटू 1 प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू d इंटू, और ये 1 प्लस एक्स वाई। अब इन सारे टर्म्स को इधर लेफ्ट साइड में लेते हैं तो d कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 प्लस वाई जेड माइनस 1 प्लस एक्स वाई, और राइट साइड में 0। तो दो पॉसिबिलिटीज आ रही हैं कि या तो d ही 0 हो जाए और या फिर 1 प्लस वाई जेड माइनस 1 माइनस एक्स वाई विल बिकम 0। तो ये 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो गया और इन दोनों टर्म्स में से फिर से y कॉमन आ गया। तो y कॉमन आ गया तो z माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से भी दो पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं कि या तो y 0 हो जाए या फिर z और x इक्वल हो जाए। अच्छा, z और x इक्वल हो जाए तो z माइनस एक्स का मतलब क्या होगा, z माइनस एक्स का मतलब होगा 2d कॉमन डिफरेंस। तो अगर हम बोल रहे हैं d 0 होगा तो ये 2d तो 0 हो ही जाएगा, मतलब यहाँ से भी d इक्वल्स टू 0 आ रहा है अल्टीमेटली। और एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि y 0 हो जाए। अच्छा, y 0 हो जाए तो ऐसा तो कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, पर अगर d 0 हो जाएगा तो उससे क्या होगा कि ये तीनों टर्म्स सेम हो जाएंगी। कॉमन डिफरेंस अगर 0 हो जाएगा तो तीनों टर्म्स सेम हो जाएंगी। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो, ये बहुत क्वालिटेटिव क्वेश्चन है और इस तरीके के सवाल भी फ्रिक्वेंटली आते हैं अपने पास में इस लेवल पर। देखिए, इस क्वेश्चन में s इक्वल्स टू गिवन है अपन को tan इनवर्स 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, और ऐसी हमें टर्म्स दे रखी हैं कुछ। अगर हम काउंट करें तो ये हमारे पास एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 है, तो यानी कि ये अपने पास पहला टर्म, ये दूसरा टर्म, अपने पास ये कुछ 19-20 टर्म्स है अपने पास, है ना। और हमें फिर उस केस में tan s की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि tan s की वैल्यू क्या होने वाली है। चलो पहले s को फाइंड कर लेते हैं और फिर tan s पर चलते हैं। चलो तो s को फाइंड करने चलते हैं। अब s को फाइंड करने के लिए ये हो गया tan इनवर्स ऑफ। अब देखो, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं, क्वेश्चन की डिज़ाइनिंग रहेगी इस सवाल में कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस 1 को पहले लिख लिया है ना, 1 प्लस एक्स वाई जैसा फॉर्मेट बनाने की कोशिश चल रही है ना, क्योंकि हम लोग ये फॉर्मूला एक जानते हैं कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो हम इसमें जितनी भी टर्म्स हमें दे रखी हैं उन सारी टर्म्स को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो 1 प्लस एक्स वाई, अब एक्स वाई मतलब इसका फैक्टर करें हम लोग, तो इसमें से n कॉमन ले लेते हैं और ऊपर ले लेते हैं n प्लस 1। n कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या हमारे पास n प्लस 1। ऐसे ही सेकेंड टर्म में tan इनवर्स 1 अपॉन, अब यहाँ पर भी हम एक 1 तो अलग कर लेते हैं इसमें से, तो 1 प्लस, और बाकी यहाँ 2 बचेगा, 3 है टोटल, तो ये बच जाएगा हमारे पास n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2, और इसके फर्दर फैक्टर कर लेंगे हम लोग, ठीक है, और प्लस, और इस तरीके से लास्ट टर्म में तो फैक्टर ऑलरेडी लिखे हुए हैं अपने पास। तो अब इस केस में इस s को लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स। अब देखना यहाँ पर, अब ये 1 प्लस एक्स वाई है, तो इस 1 को न्यूमरेटर को इन दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग। तो हम इसको लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस n और अपॉन 1 प्लस n इंटू एन प्लस 1 प्लस, सेकेंड टर्म में देखो tan इनवर्स, डिनोमिनेटर में पहले देखो 1 प्लस, अब ये जो है इसके फैक्टर हो जाएंगे n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 के, इसके फैक्टर्स क्या हो जाएंगे n प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, क्वाड्रेटिक है, फैक्टर हो जाएंगे। और अगर हम देखें तो ये 1 इन दोनों का डिफरेंस है, तो न्यूमरेटर में इस 1 को क्या हम लोग लिख सकते हैं n प्लस 2 माइनस n प्लस 1। और इस तरीके से करते हुए जब हम लास्ट में पहुंचेंगे तो लास्ट टर्म क्या है, tan इनवर्स
अच्छा डिनोमिनेटर में लास्ट टर्म में क्या गिवन है हमें, 1 प्लस n प्लस 19 इंटू n प्लस 20। अच्छा और न्यूमरेटर में भी 1 है वापस से, और उस 1 को क्या हम लोग इन दोनों के डिफरेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये अब न्यूमरेटर में क्या लिख लेते हैं हम इस 1 को, n प्लस 20 माइनस n प्लस 9। तो अल्टीमेटली हम इस क्वेश्चन को डिज़ाइन कर रहे हैं ताकि सारी चीज़ें एक दूसरे से एडजस्ट हो जाए। चलिए तो अब अगली टर्म में क्या लिखने वाले हैं हम लोग इसको, देखो तो हम इसको लिख सकते हैं एस इक्वस टू, अब ये बन गया tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। तो इस tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, अब इसमें x कौन है, n प्लस 1, तो tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n, इसमें ये फैक्टर हो जाएगा, इस तरीके से इसके दो पार्ट्स स्प्लिट हो जाएंगे। अभी यहाँ पर भी ये tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है, तो इसलिए इसको भी क्या लिख सकते हैं प्लस, सेकेंड टर्म को क्या लिख सकते हैं बोलो, tan इनवर्स n प्लस 2 माइनस tan इनवर्स n प्लस 1। और ऐसे करते हुए जब हम लास्ट में पहुंचेंगे प्लस, तो लास्ट टर्म भी देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, tan इनवर्स n प्लस 20 माइनस tan इनवर्स n प्लस 19। तो वैसे तो ये क्वेश्चन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का है, बट इसमें साथ के साथ में ये सीक्वेंस सीरीज का वो हेडिंग जिसके अंदर हम टेलीस्कोपिक मेथड को डिस्कस करते हैं, ये उससे भी रिलेटेड है। तो देखो अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म को अगर हम देखें, तो फर्स्ट पेयर को अगर हम देखें, तो फर्स्ट पेयर का फर्स्ट टर्म सेकंड पेयर की सेकंड टर्म से कैंसिल हो रहा है। अब इसी प्रोसेस में सेकंड पेयर का फर्स्ट टर्म अगले पेयर की सेकंड टर्म से कैंसिल होगा, तो हर एक पेयर का फर्स्ट टर्म अगले के सेकंड से कैंसिल होगा। तो ये जो लास्ट वाला पेयर है इसका फर्स्ट टर्म इसके अगले से कैंसिल होना, तो वो कैंसिल नहीं होगा, पर ये जो सेकंड टर्म है वो इसकी प्रेसिडिंग फर्स्ट से कैंसिल हो जाएगा। तो इट मीन्स हमारे पास एस पर बचेगा क्या, कौन कौन से टर्म्स बचेंगे, तो केवल दो टर्म्स बचेंगे, एक तो ये वाली और एक ये। तो फाइनली जो एस बचने वाला है अपने पास वो क्या बचेगा, tan इनवर्स n प्लस 20 लास्ट टर्म और माइनस tan इनवर्स n। अब देखो अब ये दो टर्म बचे हैं हमारे पास कुल मिलाकर इतनी सारे टर्म्स में से। अब वापस से हम फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ पर, तो tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x माइनस y यानी n प्लस 20 माइनस n, तो ये क्या बन जाएगा 20 अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, और एक्स वाई मतलब n इंटू n प्लस 20। ये हमारे पास किसकी वैल्यू होगी, s की वैल्यू होगी। पर हमसे क्या पूछा जा रहा है, tan s। तो अगर tan s पूछा जा रहा है तो इसको tan पर अप्लाई कर ले दोनों तरफ, तो tan s क्या हो जाएगा, इस पर tan अप्लाई कर लेते हैं दोनों तरफ, तो tan s क्या हो जाएगा 20 अपॉन, अच्छा फॉर्मेट क्या दे रखा है, मल्टीप्लाई करके दे रखा है, तो tan 20 अपॉन 1 प्लस, और ये क्या हो जाएगा आपके पास n स्क्वायर प्लस 20n। तो आंसर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 1 डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में 20, तो न्यूमरेटर में 20 और डिनोमिनेटर में n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 1, मीन्स आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन, राइट ना। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को और इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन हैं हम इसको इस प्रोसेस में डील करते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये भी एक आया हुआ क्वेश्चन है, कॉट इनवर्स रूट कॉस अल्फा माइनस tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा इज इक्वल टू x हमें गिवन है, हमें sin x फाइंड करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। अच्छा देखो कॉट इनवर्स और tan इनवर्स, इसमें एक रिलेशन हम ये जानते हैं कि कॉट इनवर्स प्लस tan इनवर्स में कुछ भी इनपुट हो, इन दोनों का सम क्या होता है, π/2 होता है। तो सबसे पहले तो हम इसमें दोनों टर्म्स को ना रखकर एक फॉर्मेट में बदलते हैं, या तो कॉट इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं इस पूरे क्वेश्चन को, या tan इनवर्स में। tan इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो इस कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/2 माइनस tan इनवर्स, है ना। कॉट इनवर्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, π/2 माइनस tan इनवर्स x, तो π/2 माइनस tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा, रूट कॉस अल्फा। और ऑलरेडी एक और टर्म है हमारे पास माइनस tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा, और ये दोनों का सम जो है गिवन है हमें x के। तो हम ये लिख सकते हैं अब इस केस में कि π/2 माइनस 2 tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा, रूट कॉस अल्फा सॉरी, ये वैल्यू x के इक्वल है, हमें चाहिए sin x। तो हम एक काम करते हैं, इस 2 tan इनवर्स को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, इस x को इधर ले आते हैं, तो कुल मिलाकर ये हमारे पास हो जाएगा π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स रूट कॉस अल्फा। अच्छा हमें चाहिए sin x लेने के लिए हमें यहाँ पर cos अप्लाई करना पड़ेगा। देखो cos π/2 माइनस एक्स करेंगे तभी sin, तो हम एक काम करते हैं कि इसको भी cos इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और हमें ये पता है कि 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या है cos इनवर्स की टर्म में, तो 2 tan इनवर्स का cos इनवर्स की फॉर्म में फॉर्मूला होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट ना। तो अब इस फॉर्मूले को यूटिलाइज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स इक्वल्स टू cos इनवर्स मल्टीप्लाई विद cos इनवर्स ऑफ
1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे तो इस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। अब इस कॉस को इस साइड शिफ्ट कर लेते हैं, तो वी कैन से कि कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स विल बी इक्वल्स टू, क्या आ गया हमारे पास, 1 माइनस कॉस अल्फा अपॉन 1 प्लस कॉस अल्फा। और हम देखें तो 1 माइनस कॉस अल्फा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री में, 1 और कॉस जानी दुश्मन, तो 1 माइनस कॉस अल्फा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और अपॉन में ये क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स क्या बन जाएगा साइन एक्स। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि साइन एक्स किसके इक्वल होगा, tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, और देखो ये ऑप्शन में अवेलेबल होगा, साइन एक्स की वैल्यू हमें चाहिए, ये आ जाएगा tan स्क्वायर अल्फा बाय 2, सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये इंटरवल बेस्ड क्वेश्चन है, देखो इसमें x गिवन है अपन को 0 से 1 इंटरवल में, द सेट ऑफ ऑल x हमें रिक्वायर्ड है सच दैट कि साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स x, और हमें उस x की वैल्यूज निकालनी है जो 0 से 1 में तो होनी ही चाहिए, तो जो भी आंसर 0 से 1 के बाहर का वो हटा सकते हैं अपन पहले, बट ऑप्शन इसी तरीके से डिज़ाइन किए जाते हैं कि वो 0 से 1 के बाहर ना जाए। खैर जो भी आएगा वो आंसर आ जाएगा। हम लोग करना क्या चाह रहे हैं, x की वैल्यूज निकालना चाह रहे हैं जो 0 से 1 के बीच में हो और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें। अब वापिस से साइन इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स एक्स आपस में फिर से खुद रिलेटेड है ना, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ये किसके इक्वल होता है पाई बाय 2 के। तो हम एक काम करते हैं कि इस पूरे क्वेश्चन को या तो साइन इनवर्स में रहने देते हैं कंप्लीटली या कॉस इनवर्स में, तो हम कॉस इनवर्स को कन्वर्ट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन, और इस कॉस इनवर्स एक्स को क्या लिख सकते हैं पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स। अब इस माइनस साइन इनवर्स एक्स को इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाय 2, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो वी कैन से कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो ग्रेटर देन क्या हो जाएगा पाई बाय 4, और जब साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन पाई बाय 4 आ गया तो यहाँ से हम इसको दोनों तरफ अगर साइन अप्लाई कर लें तो यहाँ से x क्या आ जाएगा ग्रेटर देन, और साइन पाई 4 की वैल्यू 1/√2, तो वी कैन से कि जो x की वैल्यू है वो मोर देन 1/√2 होगी, और 0 से 1 के बीच में रखना है मोर देन 1/√2, तो आंसर विल बी व्हाट सेकंड ऑप्शन, मोर देन 1/√2 टिल 1, तो आंसर विल बी सेकंड ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में हमें 3 सेट्स, ये वापस से सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, बट सेट्स में कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन है, मिक्स है, तो कॉम्प्लेक्स प्लस सेट मिक्स कर रखा है क्वेश्चन में। देखिए 3 सेट्स दे रखे हैं S1 S2 और S3, 3 सेट्स डिफाइंड एज कि S1 हमारे पास वो कॉम्प्लेक्स का कलेक्शन है जिसके लिए ये कंडीशन फुलफिल होगी, ऐसे ही S2 में कुछ कंडीशन और S3 में एक और कंडीशन है। फिर हमें इन तीनों में इंटरसेक्शन फाइंड करना है, इन तीनों में कॉमन पोर्शन क्या होगा। चलिए पहले हम S1 के साथ शुरू करते हैं। देखिए S1 क्या दे रखा है, इज द सेट ऑफ Z विच इज कॉम्प्लेक्स सच दैट मॉड्यूलस Z-1 इज लेस देन और इक्वल्स टू √2। अब देखो सबसे पहले अगर हम इस कंडीशन को डिकोड करें तो सबसे पहले मॉड्यूलस Z-1 का मतलब है डिस्टेंस ऑफ Z फ्रॉम 1,0 या 1 है ना, 1 से डिस्टेंस Z की। अब 1 से डिस्टेंस, तो अगर हम आर्गेंट प्लेन बनाएं तो आर्गेंट प्लेन पर 1 यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा 1,0। अब इससे डिस्टेंस लेस देन √2 लानी है, तो चलो लेस देन √2 को तो अगर हम बाद में भी देखें तो इक्वल्स टू √2 लाने की कोशिश करें, तो डिस्टेंस अगर √2 के बराबर लाएं तो एक सर्कल बनेगा, 1 से डिस्टेंस √2 के बराबर करें तो 1 से √2 डिस्टेंस पर राइट साइड में एक नंबर होगा, लेफ्ट साइड में एक पॉइंट होगा, अप साइड में भी एक पॉइंट होगा, डाउन साइड में भी एक पॉइंट होगा √2 डिस्टेंस पर, और इन सबको मिलाएंगे तो यहाँ पर एक सर्कल अपने पास इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगा। पर हमें तो इसको लेस देन भी करना था, तो लेस देन भी करना था तो इसका मतलब ये इनर पार्ट भी आ जाएगा, तो ये इनर पार्ट भी आ जाएगा। तो मतलब पहले वाले सेट के अंदर, पहले वाले सेट में S1 में वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे होंगे जो इस कंडीशन को फुलफिल करें, और इस कंडीशन को फुलफिल करने वाले कॉम्प्लेक्स नंबर कौन है, जिसका सेंटर कौन होगा 1,0, रेडियस √2, और √2 रेडियस की जो डिस्क बनेगी, सर्कल और इनर पार्ट, मतलब जो डिस्क बनेगी वो डिस्क पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इस S1 के पार्ट होंगे, S1 के एलिमेंट होंगे। चलिए हम S2 पर चलते हैं। अब S2 में कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं एक बार लिख लेते हैं। तो S2 इज व्हाट द सेट ऑफ Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स सच दैट कि रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू Z, कि रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू Z है ना, 1 माइनस आयोटा और Z के प्रोडक्ट का जो रियल पार्ट आएगा वो आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है। तो चलो एक बार हम काम करते हैं कि इसका रियल पार्ट निकाल लेते हैं। अच्छा 1 माइनस आयोटा तो ठीक है, Z को हम मान लेते हैं x प्लस आयोटा y, x प्लस आयोटा y।
अच्छा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, रियल पार्ट में इंटरेस्ट है हमें, है ना, तो हम वैसे तो पूरा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर रियल पार्ट में इंटरेस्ट है तो रियल पार्ट क्या आ जाएगा 1 इंटू एक्स, और इसको आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करके तो ये 1 इंटू एक्स एक्स हो जाएगा, और माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 और वाई, तो ये हमारे पास इसका रियल पार्ट आ जाएगा। अगर हम 1 माइनस आयोटा इंटू जेड का रियल पार्ट अगर हम देखें, रियल पार्ट ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू जेड, तो इसका रियल पार्ट हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स प्लस 1। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि उन कॉम्प्लेक्स नंबर को हमें फाइंड करना है, यानी कि ये जो S2 सेट है वो उन कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है जिनके लिए ये रियल पार्ट 1 से ज़्यादा होगा। तो मतलब क्वेश्चन के हिसाब से x प्लस वाई को ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना पड़ेगा। अच्छा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना पड़ेगा, तो पहले अगर हम इक्वल टू 1 पे ध्यान दें तो इक्वल टू 1 का मतलब एक लाइन होगी x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो अगर हम इसको ड्रॉ करें x प्लस वाई इक्वल टू 1 को, तो x प्लस वाई इक्वल टू 1 को आर्गेंट प्लेन पे ड्रॉ करें तो कैसा ड्रॉ होगा, तो इसका रियल, तो इसका x इंटरसेप्ट भी 1 आएगा और y इंटरसेप्ट भी 1 आएगा, है ना, एक लाइन को ड्रॉ प्रेजेंट कर रहा होगा ये, तो x इंटरसेप्ट 1 और y इंटरसेप्ट भी 1। अच्छा, y इंटरसेप्ट 1 देखने के लिए एक बार ये देख लेते हैं कि ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहा था इस सर्कल का, इस सर्कल का जो आपका y एक्सिस है। अब y एक्सिस है अपने पास ये, तो उसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब y कोऑर्डिनेट क्या होने वाला है ये देख लेते हैं, तो y कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा, जैसे मान लेते हैं अल्फा टाइप का, तो हम ये मानना चाह रहे हैं कि इसकी 1 से डिस्टेंस √2 के बराबर होनी चाहिए, है ना, इसकी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस √2 के बराबर होनी चाहिए। तो इसकी 1 से डिस्टेंस निकालेंगे, तो इन दोनों डिस्टेंस को निकालने के लिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएं, तो डिस्टेंस फार्मूला लगाएं तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर का स्क्वायर रूट विल बी √2। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि जो अल्फा स्क्वायर होगा वो अपने पास किसके इक्वल है, स्क्वायरिंग करते हैं बोथ साइड, तो 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 2 हो जाएगा, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो अल्फा की वैल्यू प्लस माइनस 1, तो एक पॉइंट ये ऊपर आ गया, एक पॉइंट ये नीचे आ गया। हमें तो एक्स इंटरसेप्ट ये वाले पॉइंट से इंटरेस्ट है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 आ जाएगी। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट 0, अल्फा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है 0, 1, और ये लाइन भी देखो एक्स इंटरसेप्ट 1 बना रही है, वाई इंटरसेप्ट 1 बना रही है, तो ये लाइन इसी सेंटर से पास होगी और इस पॉइंट से पास होगी, तो इस तरीके की ये लाइन डिज़ाइन हो जाएगी। और S2 क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जिनके लिए ये रियल पार्ट 1 से ज़्यादा है, रियल पार्ट 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा तो 1 के बराबर है, तो यानी कि इस लाइन पर लाई करने वाले जितने भी एक्स वाई आ रहे होंगे, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ रहे होंगे वो तो S2 पे लाई कर ही रहे होंगे, और साथ के साथ में x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 तो मतलब इनइक्वालिटी है 2 वेरिएबल की, तो एक काम करते हैं कि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है एक बार चेक कर लेते हैं। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 1 ये फॉल्स है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन फील्ड अपसाइड आ जाएगा, अपसाइड आ जाएगा, तो मतलब इसका सॉल्यूशन फील्ड, एक बार पेन चेंज कर लेते हैं हम लोग, है ना, कलर चेंज कर लेते हैं, तो इसका सॉल्यूशन फील्ड अपसाइड आ जाएगा, मतलब ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो S1 और S2 का इंटरसेक्शन ले भाई, हमें तीनों का इंटरसेक्शन निकालना है फाइनली, बट S1 और S2 का इंटरसेक्शन लें तो S1 इस सर्कल का इनर पार्ट है और S2 इस लाइन का अबोव वाला पार्ट है या अगेंस्ट टू ओरिजिन वाला पार्ट है। भाई ये ओरिजिन है अपने पास, ओरिजिन के अगेंस्ट वाला पार्ट है, तो यानी कि ये हमारा कॉमन सॉल्यूशन फील्ड आ जाएगा S1 और S2 के लिए। पर S3 भी है हमारे पास, क्योंकि हमें तो तीनों का इंटरसेक्शन चाहिए। अब S3 में क्या आ रहा है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, चलो तो एक बार S3 को भी लिख लेते हैं। देखो S3 में क्या है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, Z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट कि उनका इमेजिनरी पार्ट लेस देन 1 है, इमेजिनरी पार्ट लेस देन और इक्वल्स टू 1 है। अब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z क्या होता है भाई, y लेस देन इक्वल्स टू 1 है बेसिकली। अच्छा y इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 1 है, तो y इक्वल्स टू 1 को ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। अच्छा y इक्वल्स टू 1 को ड्रॉ करें तो ये अपने पास 0,1 आया, तो y इक्वल्स टू 1 यहीं पर एक लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस यानी कि रियल एक्सिस। अगर हम आर्गेंट प्लेन में देख रहे हैं तो ये रियल एक्सिस बोला जाता है और ये अपने पास इमेजिनरी एक्सिस हो गया। और y इक्वल्स टू 1 पैरेलल टू रियल एक्सिस चल रहा होगा, तो ये तो y इक्वल्स टू 1 की बात होगी, पर हमें तो करना है y लेस देन इक्वल्स टू 1। अच्छा लेस देन इक्वल्स टू 1 अगर हम बात करना चाह रहे हैं y लेस देन इक्वल्स टू 1, तो लेस देन इक्वल्स टू 1 यानी इस लाइन की या तो बिलो वाला पोर्शन या अबोव वाला पोर्शन, और इसको डिसाइड कौन करेगा, ये ओरिजिन या कोई भी अनदर पॉइंट जो फिक्स्ड हो। तो ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो देखो 0 इज लेस देन 1 ये ट्रू है, तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन फील्ड क्या आएगा, डाउनवर्ड आएगा, टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा, मतलब तो टुवर्ड्स ओरिजिन आएगा। तो एक और कलर ले लेते हैं पेन में, है ना, तो इसका सॉल्यूशन फील्ड आएगा टुवर्ड्स ओरिजिन मतलब डाउनवर्ड, तो यानी ये वाला फील्ड आ जाएगा। तो हमारे पास जो S1 है उसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं जो इस सर्कल के अंदर है, S2 जो है उसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इस लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 के अबोव है, और S3 जो है उसमें वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो y इज इक्वल्स टू 1 यानी कि इस वाली लाइन के बिलो है। उन तीनों से जो कॉम्बिनेशन से अपने पास ये बन रहा है सेट, ये कलेक्शन हमारे पास S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। तो इसमें कितने पॉइंट्स आ रहे होंगे, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे ना इसके अंदर, तो कहना इसे कि इट इज़ अ सिंगल टर्न सेट, नो,
Can I say कि has exactly 2 element? No. Can I say has infinitely many elements? Yes. Can I say has exactly 3 elements? No. So answer of this question will be third option. राइट ना, तो ये एक अच्छा खासा क्वेश्चन है, डिस्कशन करने लायक, कॉम्प्लेक्स नंबर को मिक्स करके सेट थ्योरी के साथ क्लब करके ये क्वेश्चन डिजाइन हुआ है। चलिए तो बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये बोल रहा है कि यूनियन ऑफ एक्स आई फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 से 50 और यूनियन ऑफ वाई आई फ्रॉम आई इक्वल टू 1 से n, दिस इज t, वेयर ईच एक्स आई कंटेन्स 10 एलिमेंट्स एंड ईच वाई आई कंटेन्स 5 एलिमेंट्स, है ना, मतलब हर एक एक्स आई में 10 एलिमेंट है और हर एक वाई आई में 5 एलिमेंट है। अच्छा, तो एक्स आई यूनियन का मतलब क्या है? जैसे अगर हम टी की बात करें तो टी क्या है? यूनियन ऑफ एक्स आई है फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 से लेके 50 तक। तो देखो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है, सबसे पहले तो बच्चों को ये कई बार डाउट्स वगैरह में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो पहले इस क्वेश्चन का मीनिंग नहीं समझ में आता। तो इस क्वेश्चन का मीनिंग है कि आई की वैल्यू 1 रखें तो x1 यूनियन x2 यूनियन, जैसे समेशन होता है सिमिलर मैनर में, समेशन में हम एडिशन करते जाते हैं आई की वैल्यू रख के, यहाँ पर यूनियन करते जाएंगे, तो x1 यूनियन x2 यूनियन x3 यूनियन सो ऑन यूनियन x50। अब क्वेश्चन के हिसाब से हर एक xi में ईच xi कंटेन 10 एलिमेंट्स, तो हर एक xi में 10-10 एलिमेंट है, तो ऐसे अगर हम देखें तो टोटल 500 एलिमेंट्स आ जाएंगे, 500 एलिमेंट्स आ जाएंगे टोटल, 10-10 एलिमेंट है, पर हो सकता है कि उनमें कुछ कॉमन हो तो वो कॉमन वाले हटाएंगे, है ना। अब ऐसे t क्या है? यूनियन ऑफ वाई आई भी है फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक, तो इसका मीनिंग हो जाएगा y1 यूनियन y2 यूनियन y3 यूनियन सो ऑन यूनियन yn, ये हमारे पास यूनियन ऑफ वाई आई हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ईच वाई आई कंटेन 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट है हर एक वाई आई में, तो y1 में भी 5 एलिमेंट है, 5-5 एलिमेंट है, तो अगर ये पांचों डिफरेंट एलिमेंट्स हों सारे के सारे तो टोटल 5n एलिमेंट्स हो जाएंगे, तो इसमें टोटल 500 एलिमेंट्स हो जाएंगे अगर सारे एलिमेंट डिफरेंट हो, इफ ऑल द एलिमेंट्स आर डिफरेंट, ऑल द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। और इसमें टोटल कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 5 एलिमेंट्स हैं तो 5n एलिमेंट्स हो जाएंगे अगर हम बोलें इफ ऑल द एलिमेंट्स आर डिफरेंट। पर इस बात को क्लेम करने के लिए, इस बात को फिक्स करने के लिए क्वेश्चन ने आगे एक स्टेटमेंट दिया कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ सेट टी इज एन एलिमेंट ऑफ एग्जैक्टली 20 एक्साइज, मतलब टी का हर एक एलिमेंट ठीक 20 एक्साइज में आ रहा है, तो 20 एक्साइज में आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि 20 एक्साइज ऐसे होंगे जिसमें एक ही एलिमेंट रिपीट हो रहा होगा। मतलब इन 500 एलिमेंट को जब हमने काउंट किया है 10-10 एलिमेंट सब में मिला के, तो एक एलिमेंट 20-20 बार काउंट हुआ होगा, और जब एक एलिमेंट 20-20 बार काउंट हुआ होगा तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट टी एग्जैक्टली क्या हो गया होगा? 500 तो टोटल थे डिवाइडेड बाय 20। और सिमिलरली इसने आगे बोला है कि एग्जैक्टली 6 ऑफ वाई आईज, मतलब टी का हर एक एलिमेंट 6 वाई आईज में अवेलेबल, तो नंबर ऑफ टी सेकेंड स्टेटमेंट के हिसाब से एक्चुअली कितना हो जाएगा? 5n/6। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं, दोनों नंबर ऑफ टीज को इक्वल कर देंगे तो हमारे पास n की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो 0 से 0 कैंसिल होगी आपके पास, 2 से ये 25 टाइम्स, तो वी कैन से कि जो 5n/6 आने वाला है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 25 के। तो ये 5 से 5 टाइम्स, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? तो n की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 30 फॉर दिस क्वेश्चन, सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन 30। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि ए बी एंड सी आर 3 सेट्स सच दैट कि फाई इज नॉट इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए और बी का जो इंटरसेक्शन है, सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, वो फाई नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा होगा, और ये सबसेट ऑफ सी है, सी का सबसेट है, मतलब ए और बी का इंटरसेक्शन हमने लिया है ना, कोई दो ए और बी रहे होंगे, वो फाई तो है नहीं, तो फाई नहीं है तो मतलब दोनों सेट्स डिसजॉइंट तो होने से रहे, तो वो इंटरसेक्टिंग होंगे, और इंटरसेक्टिंग होंगे तो जो इंटरसेक्शन पोर्शन आ रहा है, यानी ये वाला जो पोर्शन आ रहा है, वो किसी तीसरे सेट सी का सबसेट है, तो मतलब सी का सबसेट है तो इसका मतलब सी इसको कंटेन करता होगा, तो कुछ इस तरीके का डायग्राम फर्स्टली आई कैन इमेजिन इनिशियली, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो कहना इसे कि जो बी इंटरसेक्शन सी है वो फाई नहीं होगा, है ना, हमसे पूछा जा रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, राइट ना, नॉट ट्रू के लिए बात चल रही है, तो नॉट ट्रू के लिए बात चल रही है, तो हम लोग पहले बात देखें कि क्या बी इंटरसेक्शन सी नॉट इक्वल टू फाई होगा। अच्छा, तो देखो ये तो बहुत श्योर है, क्योंकि ए और बी में जो इंटरसेक्शन आ रहा होगा वो अगर सी में है तो इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आए होंगे जो ए और बी दोनों में होंगे, तो मतलब बी के भी एलिमेंट्स होंगे इसमें, और वो एलिमेंट सी में भी है,
तो बी के कुछ एलिमेंट अगर सी में है तो इन दोनों का इंटरसेक्शन तो डेफिनेटली नॉट इक्वल टू 5 रहने वाला है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो ट्रू है। हमें पूछा जा रहा है कि विच वन इज नॉट ट्रू। अच्छा चलो सेकंड स्टेटमेंट में चलें। अगर हम ये बोल रहा जा रहा है कि इफ a माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी, a माइनस बी इज सबसेट ऑफ सी, तो देखो ये ऑलरेडी गिवन है कि a इंटरसेक्शन बी सबसेट ऑफ सी, और सेकंड ऑप्शन में ये गिवन है कि a माइनस बी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ सी, और a माइनस बी कौन सा पोर्शन है अपना। तो सेकंड ऑप्शन के लिए अगर हम डायग्राम बनाए सेकंड ऑप्शन के लिए, तो हमारे पास ये a सेट हो गया, ये b सेट हो गया, ये इंटरसेक्शन पोर्शन आ गया, ये भी सी में, और a माइनस बी कौन सा पोर्शन होता है भाई, ये वाला, ये a माइनस बी वाला पोर्शन है, ये भी सबसेट ऑफ सी है क्वेश्चन के हिसाब से, सेकंड ऑप्शन के हिसाब से। तो अगर ये भी सबसेट ऑफ सी है, इंटरसेक्शन भी सबसेट ऑफ सी है, तो सी मतलब इस पूरे a को कंटेन करता होगा। तो कहना इसे कि a इज सबसेट ऑफ सी, फॉर श्योर है ना, क्योंकि ये वाला भी सी में लाई कर रहा होगा, ये वाला पोर्शन भी सी में लाई कर रहा होगा, तो सी तो इससे बड़ा ही सेट होगा, फॉर श्योर, बराबर भी हो सकता है। सो वी कैन से कि सेकंड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। हमसे पूछा जा रहा है नॉट ट्रू कौन सा। चलिए थर्ड ऑप्शन पर चलते हैं। अभी थर्ड ऑप्शन में C यूनियन A इंटरसेक्शन C यूनियन B इज इक्वल टू सी की बात चल रही है। तो एक काम करते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं इसको, है ना, थर्ड ऑप्शन को C यूनियन A, एक तो ये डेटा में गिवन है लेफ्ट साइड में, और इंटरसेक्शन C यूनियन B, इंटरसेक्शन C यूनियन B, और चेक करना है कि ये C से मैच करेगा कि नहीं करेगा। अच्छा ये तो एक प्रॉपर्टी हमें पता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ जिसको बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम C यूनियन कॉमन ले लें तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, बाकी रेस्ट क्वांटिटी को A इंटरसेक्शन B, इस रेस्ट क्वांटिटी को क्या बोला सकते हैं, A इंटरसेक्शन। अब थर्ड ऑप्शन पे सेकंड वाला इन्फॉर्मेशन काम नहीं करेगा, पर वो जो ऑलरेडी जो क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन गिवन है ये तो काम करेगा। तो अगर A इंटरसेक्शन भी C का सबसेट है, A इंटरसेक्शन भी C का सबसेट है, तो उस सबसेट का C के साथ यूनियन करेंगे भाई, A इंटरसेक्शन भी C का सबसेट है। ये वाला इंटरसेक्शन वाला पोर्शन A और B का जो इंटरसेक्शन आ रहा होगा ये C का सबसेट है, तो C इसके ऊपर लाई कर रहा होगा। C ये जो सबसेट है, ये जो A इंटरसेक्शन B है वो C के अंदर लाई कर रहा होगा। तो अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो इसमें ये पोर्शन और रेस्ट पोर्शन तो सब कंप्लीटली C आ ही जाने वाला है फॉर श्योर। तो वी कैन से कि इट विल ऑल्सो C, तो यानी कि ये भी ट्रू है। सो वी कैन से फाइनली कि द फॉल्स ऑप्शन विल बी फोर्थ। सो आंसर, राइट आंसर विल बी फोर्थ। और एक बार फोर्थ ऑप्शन को चेक भी कर लेते हैं भाई, A माइनस सी सबसेट ऑफ B दे रखा है, तो A सबसेट ऑफ, अच्छा A माइनस सी सबसेट ऑफ B है, तो बताना है कि A B का सबसेट होगा कि नहीं होगा। अब देखो A इंटरसेक्शन B तो ऑलरेडी सबसेट ऑफ C है, A इंटरसेक्शन B, तो इस फोर्थ ऑप्शन के लिए अगर हम डायग्राम बनाएं तो देखो ये सेट A हो गया, ये अपने पास सेट B हो गया, और ये इंटरसेक्शन B हो गया। तो A इंटरसेक्शन B हो गया, तो अगर A इंटरसेक्शन B सबसेट ऑफ C है और A माइनस C जो आएगा वो भी सबसेट, वो सबसेट ऑफ B है, तो हम बोल सकते हैं कि A इज नॉट सबसेट ऑफ B। सो वी हैव टू से कि फोर्थ ऑप्शन विल बी आंसर, एक्चुअली फॉल्स ऑप्शन इट विल बी, सो आंसर विल बी फोर्थ ऑप्शन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स, 140 स्टूडेंट्स नंबर्ड 1 to 140, all even numbered students opted mathematics course, those whose number is divisible by 3 opted physics course, those whose number is divisible by 5 opted chemistry course, then the number of students who did not opt for any of the 3 courses। मतलब ये क्वेश्चन एक क्लासिक क्वेश्चन है, सेट थ्योरी एज वेल एज पीएलसी को मिक्स करके, परमुटेशन कॉम्बिनेशन और सेट थ्योरी को मिक्स करके क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया है। 140 स्टूडेंट्स की क्लास है अपने पास, इन क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स, और उनके नंबरिंग का रखिए 1 to 140। ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स ऑप्टेड मैथ्स, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड मैथ्स कितने हो जाएंगे, 70, 140 स्टूडेंट्स है ना। ऑल इवन नंबर्ड स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ मैथ्स स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, मैथ्स कोर्स वाले स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, 70। Those whose number is divisible by 3 opted physics course, तो number of students which are in physics course ये कितने हो जाएंगे, those whose number is divisible by 3, तो 3 से divisible, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 4 जा 12 20, और ये आपके पास 3 6 जा 18, तो 46 आपके पास जो है फिजिक्स कोर्स वाले स्टूडेंट्स हो जाएंगे। those whose number is divisible by 5 opted chemistry, तो number of student who are in chemistry course, तो केमिस्ट्री कोर्स में कौन से स्टूडेंट्स होंगे जिनका नंबर 5 से डिविजिबल है, तो ये 140 को 5 से डिवाइड करें तो ये 28, तो ये अपने पास फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डू नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द 3 कोर्स, तो हमारे पास कुछ कोर्स फिजिक्स वाले, कुछ स्टूडेंट मैथ्स वाले होंगे, कुछ फिजिक्स वाले होंगे, कुछ केमिस्ट्री वाले होंगे, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो होंगे जिन्होंने मैथ्स और फिजिक्स ले रखा होगा। तो नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स
कौन से होंगे? तो मैथ्स वाले कौन से थे? जो इवन नंबर थे, और फिजिक्स वाले कौन से थे? जो 3 से डिविजिबल थे, जिनका नंबर रोल नंबर 3 से डिविजिबल था। तो कुल मिलाकर मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स में जो इवन और 3 से डिविजिबल मतलब 6 से डिविजिबल वाले, तो अल्टीमेटली हम इसको 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 6 2 12, ये आपके पास 220 और 6 3 18, 23 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, तो मैथ्स वाले कौन है? इवन वाले, और केमिस्ट्री में वो स्टूडेंट्स हैं जो 5 से डिविजिबल है, जिनका रोल नंबर 5 से डिविजिबल है। तो इवन विद 5 डिविजिबल मतलब 10 डिविजिबिलिटी, तो ऐसे स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 14। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और 5 मतलब 15 से डिविजिबल, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 9 स्टूडेंट्स आ जाएंगे, है ना। और अब इसके बाद हम देख रहे हैं कि फिजिक्स, ये फिजिक्स और मैथ्स वाले हो गए, फिजिक्स केमिस्ट्री वाले हो गए, मैथ्स केमिस्ट्री वाले हो गए, अब ये तीनों वाले, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, ये कितने देख लेते हैं। तो मैथ्स वाले इवन है, फिजिक्स 3 से डिविजिबल, केमिस्ट्री 5 से डिविजिबल, तो टोटल क्या होगा? 5 3 15 2 30 से डिविजिबल वाले, और 30 से डिवाइड करें इसको तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? 4 स्टूडेंट्स। 4 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो तीनों होंगे। अब ऐसे कितने होंगे जो हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ द 3 सब्जेक्ट, 3 कोर्स। तो एनी ऑफ द 3 कोर्स मतलब एक यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं हम लोग, और तो हम फाइंड कर लेते हैं पहले मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, और उसको टोटल 140 स्टूडेंट में से क्या कर देते हैं? माइनस। भाई टोटल 140 स्टूडेंट्स है, तो नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट कितना होगा? 140। अब नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट 140, तो हम क्या करें? नंबर ऑफ यूनिवर्सल में से माइनस कर देते हैं नंबर ऑफ मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो हम फाइंड कर लेते हैं नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, मतलब वो स्टूडेंट जिन्होंने या तो मैथ्स या फिजिक्स या केमिस्ट्री में से कोई सा भी सब्जेक्ट ले रखा, उसको टोटल में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास वो स्टूडेंट आ जाएंगे जिन्होंने तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट डिड नॉट ऑप्ट फॉर एनी ऑफ द 3 कोर्स। तो नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री मतलब नंबर ऑफ मैथ्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ केमिस्ट्री माइनस S2 नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री प्लस नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, और फिर प्लस नंबर ऑफ मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स इंटरसेक्शन केमिस्ट्री, राइट ना। ये इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी, पहले इंक्लूड किया फिर एक्सक्लूड फिर इंक्लूड, तो इंक्लूजन एक्सक्लूजन थ्योरी। तो इस वजह से अब इसको काउंट करें तो नंबर ऑफ मैथ्स स्टूडेंट्स कितने थे? 70 प्लस 46 प्लस 28, इस क्वांटिटी में से माइनस कर देते हैं 2 के सेट को, तो यह आ जाएगा 23 14 और 9, 23 प्लस 14 प्लस 9, और इसमें प्लस कर देते हैं तीनों कॉमन को, और तीनों कॉमन अपने पास कितने थे? 4 स्टूडेंट्स। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 7 और 4 110 130 और 8 और 14, तो 144 माइनस, अब इसको ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो गया? 23 और 14 मिला के 37, और 37 और 9 ऐड करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 46 और प्लस 4। अब ये 144 में से 46 माइनस करेंगे तो 98 और प्लस 4 102, तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु ऑप्टेड मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री। तो नंबर ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा? नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ मैथ्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ यूनिवर्सल स्टूडेंट्स कितने थे? 140 और माइनस 102, तो फाइनल आंसर अपने पास क्या आ जाएगा? 38 फॉर दिस क्वेश्चन। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन। सो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को डील करते हैं। चलें बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये भी एक सेट थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि कैपिटल एक्स एक सेट है जो n नेचुरल n 1 से 50, कैपिटल एक सेट है जो कि n बिलोंग्स टू x और n इज मल्टीपल ऑफ 2, एंड कैपिटल B भी एक सेट है जो n बिलोंग्स टू x और n इज मल्टीपल ऑफ 7। तो ऑब्वियसली यार ये तो बहुत ऑब्जर्वेशन से क्लियर हो रहा है कि x के अंदर तो 1 2 3 से लेके 50 तक नेचुरल नंबर सारे होंगे। सेट A को अगर हम आइडेंटिफाई करें तो सेट A में वो एलिमेंट्स आ रहे हैं जो x के हों, मतलब ये वाले हों, और मल्टीपल ऑफ 2 मतलब E1 हो, तो ये 2 4 6 से लेके 50 तक आ जाएंगे। और कैपिटल B इज़ द सेट जिसमें वो नंबर्स आएंगे जो x के हों और मल्टीपल ऑफ 7 हो, तो मल्टीपल ऑफ 7 हो तो 7 14 21 से लेके 49 तक आ जाएंगे। ये हमारे पास सेट है। सेट पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ x के सबसेट्स बना रहे हैं, है ना। तो x के सबसेट्स बना रहे हैं तो हमें पता है कि टोटल इसके 2 की पावर 50 सबसेट्स बनेंगे, पर वो स्मॉलेस्ट सबसेट हम बना रहे हो, स्मॉलेस्ट सबसेट वैसे तो 5 हो जाएगा,
पर वो स्मॉलेस्ट सबसेट की बात चल रही है और उसमें कितने एलिमेंट हैं वो काउंट करने में, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग ए एंड बी बोथ, है ना, ए और बी दोनों को कंटेन करता है। तो ए को भी कंटेन करता है और बी को भी कंटेन करता है, मतलब ए यूनियन बी, मतलब सेट ए और सेट बी दोनों के एलिमेंट उसमें लाई करने चाहिए। तो ए यूनियन बी, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, ये हमें फाइंड करना है बेसिकली इस क्वेश्चन। अच्छा, और नंबर ऑफ ए कितना है अपने पास, तो ये आपके पास वो नंबर्स होंगे जो 2 से डिविजिबल होंगे, मतलब 25। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा 25, 2 से डिविजिबल वाले, नंबर ऑफ बी 7 से डिविजिबल वाले, मतलब 7 एलिमेंट्स होंगे, और माइनस, और ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो 2 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो, 2 से भी हो 7 से भी हो, मतलब 14 से डिविजिबल, और 14 से डिविजिबल वाले टिल 50 कितने होंगे, 3 एलिमेंट्स होंगे, 14, 28, 42, राइट ना। तो इसलिए फाइनल आंसर विल बी फॉर दिस क्वेश्चन 25 + 7 - 3 मतलब 29। तो फाइनली फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 29। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है हमें, फ्रॉम ओपन इंटरवल 1,3 टू आर, और क्वेश्चन बोल रहा है कि इट इज अ फंक्शन डिफाइंड लाइक एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स मल्टीप्लाई विद ग्रेटेस्ट एक्स डिवाइडेड बाय 1 + x², वेयर ग्रेटेस्ट इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू एक्स, है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो हमें फंक्शन का रेंज निकालना है। अच्छा, तो इसमें रेंज निकालना है तो पहले डोमेन देख लेते हैं। तो डोमेन अपने पास 1 से 3 है, तो इस फंक्शन को हम लोग 1 से 3 में अगर हम स्प्लिट करें ग्रेटेस्ट एक्स के बेसिस पर, तो हमें पता है 1 से 2 का ग्रेटेस्ट 1 होगा, 2 से 3 का ग्रेटेस्ट होगा। दो केस बना लेते हैं। तो पहला केस तो ये हो जाएगा कि जब x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में लाई करें, और हम पता है कि 1 से 2 का ग्रेटेस्ट 1 हो जाएगा, तो फंक्शन क्या बन जाएगा, x/1 + x²। और अगर हमारे पास x की वैल्यू 2 से 3 के बीच में लाई करें, है ना, 2 से 3 के बीच में लाई करें डोमेन के हिसाब से, तो 2 से 3 के बीच में लाई करें तो उसका ग्रेटेस्ट 2 हो जाएगा, तो फंक्शन हो जाएगा 2x/1 + x²। अब हमें क्या करना है, फंक्शन की वैल्यूज़, ये फंक्शन है अपना, हमें फंक्शन की रेंज निकालनी है, मतलब फंक्शन की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो हम फंक्शन की वैल्यूज़ निकालेंगे, तो फंक्शन हमारे पास ये है इस इंटरवल में, और फंक्शन ये है इस इंटरवल में। तो हम इस दोनों इंटरवल्स में इस फंक्शन की रेंज निकालने पर काम करते हैं। तो चलो, तो एक बार पेन चेंज कर लेते हैं। अब देखो फंक्शन क्या है अपने पास, f(x) इक्वल्स टू, पहले हम ले लेते हैं x/1 + x², पहला केस, और वो इंटरवल क्या है अपने पास 1 से 2, 1 इज लेस देन x इज लेस देन 2। अब इस इंटरवल में हमें फंक्शन की रेंज निकालनी है ना। इस इंटरवल में हमें पता लगाना है कि फंक्शन की रेंज क्या होने वाली है, x/1 + x² की, 1 से 2 के बीच में। अब रेंज निकालने के लिए अगर हम काम करें तो सबसे पहले ये है कि ये फंक्शन में हम इसको x/1 + x² है, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं, f'(x). रेंज निकालने का मतलब मिनिमा मैक्सिमा निकालना, है ना। तो हम इसको डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करें तो f'(x) क्या आने वाला है, 1 + x² का होल स्क्वायर, और 1 + x², और x का डिफरेंशिएशन 1, और -x, और 1 + x² का डिफरेंशिएशन 2x। तो इससे हमें पता चल रहा है कि यार ये न्यूमरेटर में 1 + x² - 2x², मतलब 1 - x² अपॉन 1 + x² का होल स्क्वायर। अब ये 1 - x² है, तो इसको फैक्टराइज कर ले, तो इसके फैक्टर माइनस कॉमन ले लेते हैं, और इसके फैक्टर करें तो x - 1 मल्टीप्लाई विद x + 1 और डिवाइडेड बाय 1 + x² का होल स्क्वायर। अब ये फैक्टर करके हमें समझ में क्या आ रहा है कि अगर x की वैल्यू 1 से 2 के बीच में होगी, तो x की वैल्यू 1 से 2 में रखने पर 1 से 2 के बीच में की किसी भी क्वांटिटी में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। x + 1 तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होने वाला है, और ये होल स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा। तो कुल मिलाकर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और ये माइनस, तो डेरिवेटिव कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। डेरिवेटिव कैसा आ गया अपना, नेगेटिव आ गया। अब डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो मतलब फंक्शन क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, और फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया तो मतलब x = 1 पर मैक्सिमम वैल्यू आएगी और 2 पर, भाई x डिक्रीजिंग हो गया तो 1 पर मैक्सिमम और 2 पर मिनिमम वैल्यू आएगी। तो जो फंक्शन की रेंज होगी, तो f1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, और f2 निकाल लेते हैं। तो f2 की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, 2/, ये आ जाएगा 5। तो इसलिए फंक्शन की रेंज पहले वाले केस में क्या हो जाएगी, है ना, फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, तो मिनिमम हो जाएगा भाई, 1 से 2 तक हम जा रहे हैं और डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 पर मैक्सिमम आएगा, तो 1/2 मैक्सिमम होगी और 2/5 मिनिमम होगी। तो ये पहला इंटरवल आ जाएगा फंक्शन की रेंज का, किस इंटरवल में, 1 से 2 के बीच में। तो आंसर आ जाएगा अपने पास 2/5 से 1/2। अगर हम देखें
तो ये हमें कहीं ना कहीं इस ऑप्शन के साथ मैच होता हुआ दिख रहा है। पर फिर भी एक हमारे पास सेकंड इंटरवल है, उसमें भी अगर हम फाइंड करने चले तो चलो 2 से 3 में चलते हैं। तो अगर x हमारा 2 से 3 के बीच में, तो फंक्शन इस केस में हमारे पास क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फंक्शन इस केस में क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो इसके डिफरेंशिएशन में और इसके डिफरेंशिएशन में कोई ज़्यादा फर्क तो पड़ेगा नहीं, कांस्टेंट 2 है बस केवल, तो 2 बाहर आ जाएगा, बाकी एज इट इज़ रहेगा। तो वो आ जाएगा माइनस ट्वाइस, मतलब यही डेरिवेटिव एज इट इज़ आएगा, माइनस ट्वाइस एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1 और डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। और अगर हम 2 से 3 के बीच में भी अगर इसको ऑब्जर्व करें तो 2 से 3 के बीच में भी ये क्वांटिटी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो कुल मिलाकर ये डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। और डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा तो फिर से हम बोलेंगे कि फंक्शन कैसा हो गया अपने पास, डिक्रीजिंग हो गया। और फंक्शन डिक्रीजिंग हो गया तो f2 और f3 को फाइंड कर लेते हैं। तो f2 कितना आने वाला है, तो f2 आएगा 2 2 4 बाय 5 और f3 कितना आने वाला है, तो f3 आ जाएगा 3 2 6 बाय 10, मतलब कुल मिलाकर ये आ जाएगा अपने पास 3 बाय 5। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 पर मैक्सिमम वैल्यू होगी और 3 पर मिनिमम वैल्यू होगी। तो इसलिए फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी इस वाले इंटरवल में, इस वाले केस में, तो 2 पर मैक्सिमम वैल्यू यानी 2 पर वैल्यू जो आ रही है वो 4/5 पर क्लोज हो जाएगा और 3 पर जो वैल्यू आ रही है वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, तो 3/5 ओपन के साथ हो जाएगा। तो ये हमारे पास रेंज आ जाएगा दूसरा 3/5 से 4/5। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। तो पहला ऑप्शन 2/5 से 1/2 और फिर 3/5 से 4/5 क्लोज इंटरवल। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये फंक्शन आपको दे रखा है आर से आर में, डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स बिलोंग्स टू आर, द रेंज ऑफ फंक्शन। अच्छा, अब इसमें इस बार क्या है कि x रियल हो गया, एवरी x इज अवेलेबल, तो इस फंक्शन की रेंज हमें फाइंड करनी। तो सबसे पहले तो हम x इक्वल्स टू 0 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो f0 की वैल्यू तो 0 है अपने पास, और अगर x नॉन जीरो है तो उस केस में या तो x पॉजिटिव होगा या फिर x नेगेटिव होगा। अच्छा, अगर x पॉजिटिव है तो इस फंक्शन को हम लिख लेते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 1 बाय एक्स से डिवाइड कर लेते हैं, तो 1 बाय एक्स प्लस 1 बाय एक्स। और हम ये जानते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होती है, 2 या 2 से ज़्यादा होती है जब x कैसा हो, पॉजिटिव हो। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2। 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाई एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू 1/2। तो इस केस में हमारे पास ये इंटरवल आ गया। और अगर x नेगेटिव है तो भी हमारे पास x नेगेटिव है तो x नॉन जीरो होगा, तो फंक्शन को हम वापस से इसमें रीराइट कर लेते हैं एज 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स। और जब x नेगेटिव होगा तो उस केस में हम ये जानते हैं कि x प्लस 1 अपॉन एक्स इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल्स टू -2। तो रेसिप्रोकल करें तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -1/2। रेसिप्रोकल लेने पर इनइक्वालिटी के साइन चेंज हो जाते हैं। तो जो हमारा फंक्शन है, यही फंक्शन है हमारा, तो जो फंक्शन है वो या तो -1/2 से जाता है या फिर 1/2 से स्मॉलर है, और वो 0 भी है। तो इसलिए फाइनली फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, -1/2 से 1/2 इंक्लूडिंग 0। तो आंसर विल बी -1/2 से +1/2 क्लोज इंटरवल। सो द रेंज ऑफ फंक्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो इस क्वेश्चन में इफ द फंक्शंस डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू दिस वन, जी एक्स इक्वल्स टू √1 माइनस एक्स, देन व्हाट इज द कॉमन डोमेन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब देखो f प्लस जी का मतलब क्या हो गया, f प्लस जी का मीनिंग होता है बेटो f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अच्छा, कॉमन डोमेन निकाल रहे हैं तो इसका मतलब फंक्शन f भी डिफाइन होना चाहिए और g भी डिफाइन होना चाहिए। ऐसे f माइनस जी का मीनिंग क्या हो गया, पहले इन सबके मीनिंग लिख लेते हैं। तो f माइनस जी का मीनिंग क्या हो गया, f ऑफ x माइनस g ऑफ x। तो यानी कि इस वाले केस में जो डोमेन आएगा वो f इंटरसेक्शन g होगा, इसमें भी जो डोमेन आएगा वो f इंटरसेक्शन g होगा, मतलब f का डोमेन और g के डोमेन का इंटरसेक्शन। तीसरा फंक्शन में दे रखा है f बाई जी। तो f बाई जी का मीनिंग क्या हो गया, f बाई जी ऑफ x का मतलब होता है भाई f ऑफ x डिवाइडेड बाय g ऑफ x। तो इस वाले फंक्शन का जो डोमेन आएगा वो आ जाएगा f इंटरसेक्शन g, तो आएगा ही आएगा, दोनों तो डिफाइन होने चाहिए, पर इसमें से माइनस करना पड़ेगा उन x को जिनके लिए gx 0 होगा, उन x को सच दैट gx इक्वल्स टू 0, उन x को हमें माइनस करना पड़ेगा इसमें से। अच्छा, जैसे अब आगे बढ़ें तो ये क्या दे रखा है, g बाई एफ। तो g बाई एफ ऑफ x क्या हो जाएगा, g ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x। तो इस वाले फंक्शन का भी जो डोमेन आएगा वो f इंटरसेक्शन g तो होगा ही होगा, दोनों फंक्शन है, दोनों को डिफाइन करना पड़ेगा। पर इसमें से हम उन x को माइनस करेंगे जिन पर कौन 0 होगा, f(x) 0 होगा। उन x को हम हटा देंगे, माइनस कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे। एक हमें दे रखा है फंक्शन g माइनस एफ।
अच्छा g माइनस एफ का मीनिंग क्या आएगा? g माइनस एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या होगा? g ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसमें हम सिंपली डोमेन निकालने के लिए एफ और g का इंटरसेक्शन भाई दोनों डिफाइन होने चाहिए बस, और बस ये सब डेफिनेशन है। फिर ये इसने एक्सप्रेशन दे रखा है, ये इन सब के मीनिंग बता रखे। तो अल्टीमेटली अगर हम सबको ऑब्जर्व करें तो हमें सब में एफ इंटरसेक्शन जी तो करना ही है, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी, डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी। पर उसमें से एक केस में हमें माइनस करना है जिन पर जी एक्स जीरो होगा, और एक केस में हमें माइनस करना है जिन पर एफ एक्स जीरो होगा। तो मतलब हम एफ इंटरसेक्शन जी निकाल लेते हैं और उनमें से फिर माइनस कर देंगे एफ एक्स इक्वस टू जीरो वाले पॉइंट्स और जी एक्स इक्वस टू जीरो वाले पॉइंट्स। तो चलो फंक्शन एफ एक्स को देख लेते हैं। तो एफ एक्स क्या है अपने पास? एफ एक्स है रूट एक्स। अब इसका डोमेन क्या होगा? तो इसके डोमेन को निकालने के लिए हमें फंक्शन को डिफाइन करना है, रूट को डिफाइन करना है, मतलब एक्स शुड बी पॉजिटिव। और एक हमें गिवन है जी एक्स विच इज़ रूट वन माइनस एक्स, और इसको डिफाइन करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा कि भाई वन माइनस एक्स शुड पॉजिटिव। तो मतलब एक्स शुड लेस देन और इक्वल्स टू वन, एक्स शुड लेस देन और इक्वल्स टू वन। और अब इस केस में अगर हम इन दोनों का इंटरसेक्शन लें तो इसलिए डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी ये क्या हो जाएगा हमारे पास? तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो एंड लेस देन इक्वल्स टू वन, तो इंटरवल आ जाएगा 0 से 1। पर इसमें से हमें माइनस करना है उन एक्स को जिन पर एफ एक्स जीरो हो और जी एक्स भी जीरो। तो अगर हम एफ एक्स को जीरो के इक्वल करें तो मतलब रूट एक्स को जीरो के इक्वल कर रहे हैं, तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। और अगर हम जी एक्स को जीरो करें तो मतलब रूट वन माइनस एक्स को जीरो के इक्वल कर रहे हैं, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो एक्स की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू 1 हमें एलिमिनेट करनी है, इसलिए डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन जी क्या आ जाएगा? 0 और 1 को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा फाइनली? 0 से 1 ओपन इंटरवल। सो फाइनली आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी थर्ड ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें फंक्शन में दे रखा है नेचुरल टू नेचुरल, बी डिफाइंड एज एफ एन इक्वल्स टू लाइक दिस, एन इज ऑड एन इज इवन, पर दो अलग अलग केसेस है, और एन इज नेचुरल, देन द फंक्शन एफ इज 1 1 ऑन टू बाइजेक्शन और इस तरीके से। तो मतलब हमें इसका 1 1 मैनी वन चेक करना है, इनटू 1 2 चेक करना है। चलो सबसे पहले 1 1 मैनी वन को चेक करने चलते हैं, 1 1 नेक्स्ट को चेक करने चलते हैं, इंजेक्टिविटी चेक करते हैं। अच्छा इंजेक्टिविटी चेक करें तो इसका मतलब ये है कि फंक्शन में एन को ऑड रखने पर, तो एक काम करते हैं कि जब फंक्शन रेगुलर नहीं है, कॉन्टिन्यूस नहीं है, भाई नेचुरल टू नेचुरल डिफाइन है, तो इसका मतलब डिस्क्रीट वैल्यूज आ रही होंगी, एन की वैल्यू 1 रख रहे होंगे, 2 रख रहे होंगे, डिस्क्रीट। तो एक काम करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी मैपिंग कर लेते हैं कि भाई हमारे पास नेचुरल से नेचुरल में ये फंक्शन डिफाइन किस तरीके से हो रहे हैं। भाई यहाँ पर नेचुरल में 1 2 3 4 इस तरीके के एलिमेंट होंगे, इधर भी 1 2 3 4 ऐसे एलिमेंट्स चल रहे होंगे। तो अगर मैं इसमें n की जगह 1 प्लेस करूँ तो f1 की वैल्यू क्या आएगी? तो 1 चूंकि ऑड है तो f1 की वैल्यू आ जाएगी 1 + 1 2/2 यानी 1। तो 1 1 से रिलेट होगा इस फंक्शन के अंदर, 1 1 पर मैप होगा। अच्छा 2 पर रिप्लेस करें तो n की जगह 2 रिप्लेस करें तो 2 इवन है तो 2/2 1 आएगा, तो 2 पर भी वैल्यू 1 आ रही होगी। इससे क्लियर हो रहा है कि फंक्शन मैनी वन है, 1 1 नहीं है ना, मैनी टू 1 है, मतलब 2 इनपुट पर सेम आउटपुट आ रहा है। तो 1 1 नहीं है तो 1 1 नेक्स्ट तो चेंज हट गई, राइट ना। तो फंक्शन का जो चेक करने की फंक्शन क्या होने वाला है, तो 1 1 फंक्शन नहीं होगा। अब या तो ये ऑन टू होने वाला है या बाइजेक्टिव या नन ऑफ। अच्छा बाइजेक्टिव भी नहीं होगा क्योंकि बाइजेक्टिव में भी 1 1 नेस रिक्वायर्ड है, तो अब ये ऑन टू या नन ऑफ द अबव के साथ चलेगा। अब चलो 3 पर वैल्यू निकालें, तो 3 पर वैल्यू फाइंड करें तो 3 + 1 4/2 यानी 2 आ जाएगा। अब इसका मतलब 4 पे भी 2 आ जाएगा, इसका मतलब 5 और 6 पर जाएंगे तो 5 पर 3 आ जाएगा और 6 पे भी 3 आ जाएगा। तो इसका मतलब सारे इनपुट्स रखते जाएंगे, सारे आउटपुट्स का कलेक्शन आता जाएगा। तो इसका मतलब रेंज जब हम फंक्शन की फाइंड आउट करेंगे, भाई ऑन टू चेक करने के लिए रेंज निकालनी है, तो इस फंक्शन की रेंज निकालेंगे तो वो क्या कंप्लीट नेचुरल सेट आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो इसलिए रेंज अगर नेचुरल सेट के बराबर होगी तो रेंज कोडोमेन से मैच करेगी, और जब रेंज कोडोमेन से मैच करेगी तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ऑन टू फंक्शन। सो आंसर विल बी फर्स्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में लेट एक्स डिनोट द टोटल नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस फ्रॉम अ सेट ए with 3 एलिमेंट टू अ सेट B with 5 एलिमेंट्स। मीन्स हमारे पास एक सेट A अवेलेबल है विद 3 एलिमेंट्स और एक सेट B अवेलेबल है विद 5 एलिमेंट्स, और X इज व्हाट? नंबर ऑफ 1 1 फंक्शंस, एंड Y डिनोट द टोटल नंबर ऑफ अगेन 1 1 फंक्शंस फ्रॉम A to A क्रॉस B। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे आर 3, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B दे आर 5 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एंड नंबर ऑफ वी नो कि नंबर ऑफ ए क्रॉस बी अपने पास क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ ए इंटू नंबर ऑफ बी। इट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 50, ये आपके पास नंबर ऑफ ए क्रॉस बी।
अब x की वैल्यू क्या है, तो x क्या है अपने पास, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, और नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी फाइंड करने के लिए क्या करें, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, सेट ए से सेट बी में अगर हमारे पास इस तरीके से सेट ए से सेट बी में 3 एलिमेंट्स हैं, लेट ए सपोज x1 x2 x3, और सेट बी में 5 एलिमेंट्स हैं, सपोज y1 y2 y3 y4 और y5, और हमें वन वन फंक्शंस बनाना है, तो वन वन मतलब डिफरेंट एलिमेंट है, डिफरेंट आउटकम, तो मतलब ये 3 इनपुट है, तीनों के 3 डिफरेंट आउटकम होने चाहिए, तो यहाँ से 5C3 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर लें और उन तीनों को इन तीनों से एसोसिएट कर देते हैं, मतलब 3 फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस हो जाएगा फ्रॉम ए टू बी, और हमें y क्या है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस फ्रॉम ए टू ए क्रॉस बी, तो y क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन फ्रॉम ए टू ए क्रॉस बी। अब ए टू ए क्रॉस बी तो ए में 3 एलिमेंट है, बट ए क्रॉस बी में 15 एलिमेंट है, तो 15 एलिमेंट है तो 15C3 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये हमारे पास नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस हो जाएंगे फ्रॉम ए टू ए क्रॉस बी। अब इस केस में हमें पता लगाना है कि भाई अब इसमें y और x में आपस में क्या रिलेशन है, तो y और x का रेशियो ले लेते हैं, तो y अपॉन x, तो y अपॉन x करेंगे तो इट मीन्स 15C3 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5C3 इंटू 3 फैक्टोरियल। अब ये 3 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, 15C3 को हम लिख सकते हैं 15 इंटू 14 इंटू 13 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, और 5C3 को लिख सकते हैं 5 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, तो वो कैंसिल हो जाएगा आपके पास, 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा आपके पास। अब इस तरीके से अगर हम इसको कैलकुलेट करें 15C3 और 5C3 को, तो इसको कैलकुलेट करें तो 5 3 ज़ा 15 कैंसिल हो गया, और ये आपके पास ये 2 2 ज़ा 4 और ये आपके पास 7 टाइम्स, तो 13 इंटू 7 करेंगे तो 91/2, ये अपने पास y अपॉन x का रेशियो आ गया। तो आई कैन से 2y इज इक्वल्स टू 91x, 2y इज इक्वल्स टू 91x, सेकेंड ऑप्शन विल बी इट्स आंसर। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम R to R, डिफाइंड एज f(x) इक्वल्स टू 2x माइनस 1, g इज डिफाइंड फ्रॉम एक अनदर सेट R माइनस 1 to R, और gx का भी एक हमारे पास डेफिनेशन है, तो कॉम्पोजिशन ऑफ f ऑफ gx की बात करनी। अब f ऑफ gx की बात करें तो फर्स्टली अगर हम f फंक्शन को देखें तो ये R से R में डिफाइन हो रहा है, और f(x) हमें क्या गिवन है, f ऑफ x इक्वल्स टू 2x माइनस 1, और जो g फंक्शन है हमारे पास वो डिफाइन हो रहा है फ्रॉम R माइनस सेट ऑफ 1 टू R, और जो gx का डेफिनेशन है हमारे पास वो डेफिनेशन है gx इक्वल्स टू x माइनस हाफ, यानी कि अपन इसको एलसीएम ले लेते हैं तो 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 2, ये कुछ ऐसा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन जाएगा। अब ये gx है और ये अपने पास fx है। अब ये कंपोजिशन फंक्शन की बात चल रही है और हमें चेक करना है कि वो 1 1 मैनी 1 इंटू 1 2, तो हम एक बार f ऑफ gx बना लेते हैं। अच्छा, f ऑफ gx को डिफाइन करने के लिए ज़रूरी है कि g की रेंज f के डोमेन में हो, है ना, g का रेंज f के डोमेन में। अब जो भी g का रेंज आने वाला है अपने पास, अपन को पता है कि x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए पूरा r आने वाला है, तो f का डोमेन तो r है ना, तो जो भी g का रेंज आएगा वो डेफिनेटली सबसेट ऑफ r होने वाला है, तो कॉम्पोजिशन डिफाइन होगा, है ना। और कॉम्पोजिशन डिफाइन होगा तो फिर कॉम्पोजिशन डिफाइन कहाँ से कहाँ होगा, तो एफ ओ जी डिफाइन होगा फ्रॉम जी के डोमेन मतलब r माइनस 1 से f के को डोमेन मतलब r तक, तो एफ ओ जी डिफाइन होगा इस सेट से, सेट ए से सेट बी में, और एफ ओ जी को हम फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ ओ जी डिफाइन जरूर होगा क्योंकि जी का रेंज f के डोमेन में एग्जिस्ट जरूर करेगा, तो एफ ओ जी ऑफ x क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा f ऑफ जी एक्स, और जी एक्स क्या है अपने पास 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 2, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो f ऑफ x में x की जगह पर ये डेटा रिप्लेस कर लेते तो ट्वाइस 2x माइनस 1 अपॉन 2x माइनस 2 माइनस 1, तो यहाँ पर अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो 2x माइनस 2 एलसीएम आ जाएगा, और ये हो जाएगा 2 2 4x माइनस 2, और ये माइनस 2x और प्लस 2, तो ये प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एफ ऑफ जी एक्स क्या बन जाएगा, देखो एफ ओ जी ऑफ एक्स हो जाएगा 4x माइनस 2x मीन्स 2x, और डिनोमिनेटर में क्या है 2x माइनस 2, ये 2 कैंसिल आउट कर देते हैं तो ये बन जाएगा x अपॉन x माइनस 1। और इस फंक्शन को देखें तो यार इसमें माइनस 1 प्लस 1 और कर लूँ अगर मैं, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1, और चूँकि ये लीनियर फंक्शन है फिर उसका रेसिप्रोकल है, उसमें 1 ऐड हो रहा है, तो इसलिए डेफिनेटली ये फंक्शन कैसा रहेगा अपने पास 1 1 रहने वाला है। तो 1 1 मैनी 1 इंटू 1 2 को चेक करें तो अगर हम 1 1 चेक करें 1 to 1, तो 1 1 चेक करने के लिए हम ये बोलते हैं कि भाई एफ ओ जी की 1 1 चेक करनी है, तो हमारे पास ये है कि हम इसका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, और हमें पता है कि x माइनस 1 का ग्राफिकल ड्राइंग 1 अपॉन x माइनस 1 का जो ग्राफिकल ड्राइंग बनेगा x इक्वल्स टू 1 को छोड़कर x इक्वल्स टू 1 वर्टिकल लाइन है,
इसको छोड़कर उसका रेसिप्रोकल करेंगे 1/x, तो वो ग्राफ इस तरीके का है ना, हाइपरबोलिक ग्राफ बन जाएगा। हम जानते हैं y इज इक्वल टू 1/x का ग्राफ कैसा बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये 1/x - 1 का ग्राफ बनेगा। ये अपने पास x एक्सिस और ये y एक्सिस, और ये 1/x - 1, और ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पर ये 1 है। 1 को एक्सक्लूड करना है डोमेन, एफ ओ जी का डोमेन क्या है अपने पास r-1, 1 को एक्सक्लूड करना है। और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये ग्राफ ये 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा तो आई कैन से कि जो 1/1नेस है अगर उसको चेक करें तो 1/1नेस चेक करने का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो है ऑरिजेंटल लाइन टेस्ट, और हमें पता है कि ऑरिजेंटल लाइन टेस्ट में जितनी भी लाइनें हम ड्रॉ करेंगे वो सारी लाइनें इस ग्राफ को केवल एक बार कट करेंगे, और जब एक बार कट करेंगे तो वी कैन से कि फंक्शन विल बी 1/1। तो 1/1 तो होगा, ये ऑप्शन डिलीट हो गया, और नॉट 1/1 ये ऑप्शन डिलीट हो गया। अब 1/1 तो है, अब या तो ये ऑन टू होगा या नहीं होगा। तो ऑन टू नेस चेक करने के लिए हम रेंज और कोडोमेन को मैच करवाएं। अच्छा, हम ये देख रहे हैं कि अगर हम इसका रेंज फाइंड करें ग्राफिकली तो इसका रेंज आने वाला है, क्योंकि ये ग्राफ अभी 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा, तो 1 यूनिट ऊपर शिफ्ट होगा तो एक्चुअल ग्राफ क्या बन जाएगा, एक्चुअल ग्राफ हो जाएगा ये ग्राफ 1 यूनिट शिफ्ट होगा तो यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये वर्टिकल लाइन है कि ये वाला पॉइंट 1/1 हो जाएगा अब इस केस में, और इस तरीके से ग्राफ बन रहा होगा अभी, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा 1,1, ये x = 1 और हाइट 1 यूनिट हमने ले ली। तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा। तो अगर हम इसका रेंज अगर हम देखें फंक्शन का तो इसका रेंज आएगा y की वैल्यूज़, और y की वैल्यूज़ ऑल रियल आएंगे एक्सक्लूडिंग 1, ऑल रियल एक्सक्लूडिंग 1। वैसे भी अगर हम देखें तो इस फंक्शन को हम कभी भी 1 नहीं बना सकते, क्योंकि न्यूमरेटर में क्या 2 कैंसिल करने के बाद x/x - 1 बनाता ही, तो ये क्वांटिटी कभी भी 1 नहीं बन पाएगी। तो कोडोमेन क्या है हमारे पास r, जबकि रेंज हमारे पास आ रही है r-1, तो इसलिए हम बोलने वाले हैं कि जो रेंज है वो कोडोमेन से मैच नहीं कर रही है, तो फंक्शन इज नॉट ऑन टू। तो फंक्शन इज 1/1 बट नॉट ऑन टू, आंसर विल बी 4th ऑप्शन। एंड चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए इस क्वेश्चन में gx आपको गिवन है x² + x - 1, और gofx आपको गिवन है g(f(x), वो इस तरीके से। अब हमें f5/4 की वैल्यू फाइंड करनी है, f5/4। अच्छा, तो f5/4 निकालने के लिए इसमें f5/4 निकालने के लिए क्या करें, देखो कॉम्पोजिशन है, तो या तो हम पहले fx निकालें किसी भी तरीके से, gx दे रखा है, gofx दे रखा है, f5/4 निकालना है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले इसमें x की जगह 5/4 पुट कर देते हैं, पुट x = 5/4, तो ये हो जाएगा gof 5/4। अच्छा, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स ऑफ 5/4 का स्क्वायर 25/16 माइनस 10 टाइम्स ऑफ 5/4 प्लस 5। अब इसकी कैलकुलेशन करें तो 4 4 = 16, और यहाँ पर अपन कैंसिल कर देते हैं, ये तो 5/2 हो गया, तो ये कुल मिलाकर ये हो गया 25/4 माइनस, और ये 25/2 प्लस 5। और अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 माइनस 50 और प्लस 5 4 = 20, तो कुल मिलाकर ये आपके पास माइनस का 5/4 आ रहा है ना। तो गॉफ 5/4 की वैल्यू क्या आ रही है अपने पास, -5/4, गॉफ 5/4 की, पर हमें तो f5/4 फाइंड करना है। तो गॉफ g(f(5/4) को क्या हम g(f(5/4) लिख लेते हैं, f(5/4) इज इक्वल टू -5/4, और हमें ये फाइंड करना है। तो लेट इज सपोज कि इट इज t, तो लेट कर लिया मैंने कि लेट t इज f(5/4), जो कि फाइंड करना है, मतलब t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब ये क्वेश्चन बन गया gt इक्वल्स टू -5/4। अब gt तो हमें फाइंड कर सकते हैं, ये हम यहाँ पर x की जगह t रिप्लेस कर लेते हैं, तो gt क्या हो जाएगा, t² + t - 1 इक्वल्स टू -5/4। अब इस -5/4 को इधर लिया तो ये t² + t + 1/4 इक्वल्स टू 0। 5/4 - 1 करेंगे तो 1/4, और कुल मिलाकर अगर हम इसको देखें तो ये t + 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। और फाइनली हम देखें तो t की वैल्यू क्या हो रही है हमारे पास, -1/2, और t की वैल्यू -1/2 है, तो इसका मतलब f5/4 की वैल्यू क्या हो गई अपने पास, -1/2 हो गई। तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 1st ऑप्शन। चलिए, तो इसी तरीके से हम आज की क्लास को इन कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ ओवर करते हैं। आई होप कि इनसे आपको बेनिफिट मिला होगा। चलिए मिलेंगे हम अगले एपिसोड में जेईई मेल के। थैंक यू।